है समय नदी की बाढ़ का कि अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय तूफ़ान प्रबल बड़ा पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसा ही एक नाम है दोस्तों, वीर सावरकर का। 1883 में उनका जन्म होता है और 1966 में उनके स्वर्गवास हो जाता है। 1883 और 1966 का जो समय था, जो बीच का अध्याय था, वो अगर आप उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो उस समय का जो भारत था उसका पूरा आपको पता लग जाएगा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो दुर्भाग्यवश उस अध्याय को मिटाने की कोशिश की गई और सावरकर जी के विचारों को और सावरकर जी ने जो काम किया था देश की स्वतंत्रता के लिए, उसको हटाने का प्रयास किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता ना चले कि सावरकर जी कैसे थे, उनका जीवन कैसा था। क्योंकि अगर कोई उनके जीवन के बारे में पढ़ेगा तो पूरे भारत को उस समय क्या क्या हो रहा था वो पूरे भारत के बारे में वो जानेगा। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको बाद में सत्ता मिली आज़ादी के बाद, वो नहीं चाहते थे, उनको ईर्ष्या होती थी शायद उनसे, तो उनके अध्याय को मिटाने की कोशिश की गई। इतना ही मतलब उनसे वो इतनी ईर्ष्या भी करते थे, या जलन जिसको बोल सकते ऐसी होती थी कि जब देश आज़ाद हुआ, इतने महान क्रांतिकारी थे तो उनका संसद में फ़ोटो तक नहीं लगाया गया। 2014 के बाद जो बदल हुआ तो सबसे पहले मोदी जी ने चलो एक काम कर दिया कि संसद में पहले वीर सावरकर जी का फ़ोटो लग गया बाकायदा। और जब उनका जन्मदिन वगैरह आता है तो उसमें पुष्प वगैरह भी अर्पित करते हैं। वो सारी चीज़ें संसद में अब होने लगी है। 2014 से पहले ऐसा नहीं था, तो आप सोच सकते हैं। 1883 में उनका जन्म होता है। बाल्यकाल से उसमें देश परतंत्र था, सभी और आंदोलन चले हुए थे। उनके बड़े भाई साहब तिलक जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे देश को आज़ाद करवाने के लिए, वो भी उसमें कूद पड़े। तो उन्होंने क्या किया, जब वो छोटे थे, किशोरावस्था में थे, तो एक बाल मेला शुरू किया। अपने मित्रों को इकट्ठा करते, अपने घर लेके आते, बाबूराव अपने बड़े भाई से मिलाते, उनके प्रति जो देश के लिए जो क्रांतिकारी भावना थी उनको जगाते, देश के लिए कुछ करने के लिए, भारत माता को स्वतंत्र कराना है, इसके लिए कुछ ना कुछ हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे तो बाल मेला उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़े से बड़े होते हैं। तो उसमें 1905 में बंगाल का अंग्रेज विभाजन कर रहे थे कि बंगाल को दो टुकड़ों में काटा जा रहा था, एक राज्य का विभाजन हो रहा था। तो पूरे देश में उसका विरोध हो रहा था कि नहीं, बंगाल का विभाजन हम अंग्रेज़ों को करने नहीं देंगे। उस टाइम बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का घोष भी दिया था, तो सारे देश में रोष हुआ था। तो सावरकर जी भी उसमें कूद पड़े। तो अंग्रेज ऐसा ना करे, तो सबसे पहले जो उन्होंने क्या किया था, पुणे में जो स्वदेशी अंग्रेजी वस्तुएं थी उनकी होली जला दी थी, उनको जला दिया था। पूरे पुणे में सभी लोगों को इकट्ठा करके, जो उनके मित्र थे, जो उनके जानने वाले थे, जो और क्रांतिकारी देश को आज़ाद करवाने के लिए लगे हुए थे, अन्य नहीं कि ये आज बंगाल का विभाजन कर ले, कल को ये देश के टुकड़े भी कर सकते हैं, तो हमें इनको निकालना होगा। तो हम इनकी बनाई हुई कोई भी चीज़ को नहीं खरीदेंगे, नहीं पहनेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, विदेशी वस्तुओं की होली जला दी। सभी लोग आए, किसी ने कपड़े ले लिए, किसी ने जो विदेशी टोपी थी उसको जला दिया। ये सबसे पहले जो स्वदेशी का आंदोलन था सावरकर जी ने स्टार्ट किया था। 2005 की बात है, 1905 की बात है। तो उस टाइम वो अंग्रेज़ों की नज़र में आ चुके थे। वो कविताएं लिखते रहते थे, बचपन से लिखने पढ़ने का इनको अच्छा शौक़ था। तो ऐसी ऐसी कविताएं लिखते थे जिससे क्रांतिकारी और जाग जाते। थोड़े से और बड़े हुए, कॉलेज तक पहुँचे, तो उन्होंने एक पुणे में ही, महाराष्ट्र में, उनका नासिक में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अभिनव भारत नाम का एक संगठन बना दिया, जो युवाओं का संगठन था। उनका एक ही काम होता था, देश के लिए कुछ करने के लिए वही क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलाते रहते थे, सशस्त्र देना। बल्कि वो तो पहले से बोलते थे कि हिंदुओं को जो है हिंदुओं का सैनिकीकरण किया जाना चाहिए, सभी क्रांतिकारियों के पास हथियार होने चाहिए। ये सारी चीज़ें, गतिविधियाँ उनकी चलती रहती थी। तो अपने संगठन को और तेज़ी से कार्य किया, उसको मजबूत किया। धीरे धीरे वो संगठन इतना फैल गया कि और जगह और राज्यों में भी उसकी चर्चा होने लगी। अभिनव भारत का अलग अलग गतिविधियाँ चलाते रहते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। वो कॉलेज से पास आउट हुए तो आगे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, लंदन जाने की सोची अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो तिलक जी के साथ मिलके श्याम प्रसाद मुखर्जी की उनकी डिग्री लग गई, वो मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई। और वहाँ लंदन में श्याम प्रसाद जी ने अपने खर्चे से वहाँ पर इंडिया हाउस बनाया था। तो जो भारतीय वहाँ पे आता, 600-700 स्टूडेंट होते थे वहाँ पे, कॉलेज में पढ़ने आते थे।
तो उनकी रहने की व्यवस्था वगैरह वो वहाँ कर देते थे, जो अपने क्रांतिकारी भाई होते थे तो उनको ऐसे उनके रहने खाने की फ्री में अपने खर्चे से, जेब खर्चे से वो चलाते थे ऐसा चीज़ें। तो तिलक जी ने पत्र दिया था उनको कि ऐसे ऐसे सावरकर जी आ रहे हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई करेंगे। तो वो लंदन पहुंच गए और अपने भारत का सारा काम जो था अपने बड़े भाई के उसमें सौंप के, बड़े भाई बाबूराव को सौंप के वो लंदन पहुंचते हैं। लंदन में वो जैसे ही पहुंचते हैं, अंग्रेजों ने क्या किया था एक दो जासूस उनके साथ में लगा दिए थे। मतलब वो इतना डरते थे कि वो क्या लिख रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक उनकी पूरी गतिविधि की जानकारी अंग्रेज़ों को मिलती थी। तो जब वो यहाँ से निकले तो जो यहाँ के अंग्रेज़ थे उन्होंने वहाँ लंदन में जाके उनको पहले सूचित कर दिया था कि ये आदमी जो है बहुत ख़तरनाक आदमी है, इसको ज़रा किसकी गतिविधियों पर नज़र रखना। तो उन्होंने भी वह जासूस लगा दिया था इंडिया हाउस में। तो कॉलेज में थोड़ा एडमिशन के लिए थोड़ा समय था तो उन्होंने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया, कभी वो ऐसे बेले बैठते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया जो अपने देश के हैं, अन्य अन्य देशों के विद्यार्थियों से मिलना स्टार्ट कर दिया। जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे होते थे, बैठते थे, कैसे रेस्टोरेंटों में जाना शुरू कर दिया परिचय बढ़ाने की दृष्टि से कि सबको हम फिर क्या करेंगे, इंडिया हाउस बुलाएंगे और ऐसा करके कोई अपने देश के लिए यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करेंगे, अपने देश की आज़ादी के लिए। 600-700 स्टूडेंट अगर यहाँ पर हो गए, हम सबको इकट्ठा करके ऐसा कुछ अभियान चला सकते हैं। तो गए, तो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं वो, एक उनका एक और मित्र होते थे, वो रेस्टोरेंट में गए। तो लंदन में उस रेस्टोरेंट में क्या था कि एक तरफ इंडियन लोगों को बिठाया हुआ था, एक तरफ अंग्रेज़ लोगों को बिठाया हुआ था। तो जो इंडियन थे वो वहाँ पर अंग्रेज़ लोगों के पास नहीं जा सकते थे, तो उनके खाने की व्यवस्था अलग थी और वैसे ही रेस्टोरेंट वैसे थे। तो सावरकर जी क्या किए, वो उसमें चले गए, वो तो नहीं आए थे। तो जहाँ अंग्रेज़ बैठते थे वहाँ पर जाके टेबल में बैठ गए। तो उसके कर्मचारी वगैरह आए, उनसे बदतमीजी करने लगे कि यहाँ पर अंग्रेज़ बैठते हैं और भारत के लोग, इंडिया के लोग वो उस तरफ बैठते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों है, बोले ये ऐसा ही है, उधर ऐसा ही चलता है, इंडियन यहाँ साथ में नहीं बैठ सकते। मतलब ये उस समय का, उसमें हमारी वहाँ स्थिति कैसी थी, ऐसी थी कि इंडियनों को कुछ नहीं समझते थे, उनको अलग बिठा दिया जाता था। तो वो गुस्सा हो गए और तुरंत वहाँ उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बैठूँगा ही नहीं, वापस आ गए। उसमें उनके 2-4 और भी थे, तो इंडियन लोग जो बैठे हुए थे वो भी उठ के चले गए। तो वहाँ मुलाकात होती है उनकी मदन लाल ढींगरा से, रेस्टोरेंट में मदन लाल ढींगरा से बात होती है। तो उनका परिचय होता है कि यार तुम, वो तो सावरकर जी उनको बोलते हैं कि तुम बैठ के खा कैसे सकते हो ऐसे, जहाँ पर इतना अपमान हो रहा है, अपमानजनक स्थिति में बैठाया जा रहा है और आप लोग यहाँ मज़े से खा पी रहे हैं। तो ऐसी बातचीत चलती है, फिर उनका परिचय होता है, फिर वो उनको इंडिया हाउस बुलाते हैं, उनकी मित्रता और घनिष्ठ हो जाती है। फिर वहाँ पर कैसे से एक एक लोगों से मिल के उनका कॉलेज भी स्टार्ट हो जाता है। तो लॉ की पढ़ाई कर रहे होते थे वो, तो उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी नाम का एक संगठन बना दिया वहाँ पे, जहाँ पे ऐसे जो वहाँ पर विद्यार्थी थे भारत के, वो अंग्रेज़ों के गढ़ में अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ करें, संगठित होके। और भारत में भी पत्राचार से पूरी बातचीत होती थी उनके भाई साहब के। अभिनव भारत का काम पूरा चला हुआ था उसमें। ऐसे ही बीच उन्होंने क्या किया, मैगज़ीनी की आत्मकथा लिखी। उसका आत्मकथा तो क्या, उसका मतलब मराठी में अनुवाद किया उन्होंने और उसकी प्रस्तावना को खुद लिखा, क्योंकि लिखते रहते, पढ़ने का शौक़ था उनको। तो उसको भारत भेजकर छपवाया और अपने अभिनव भारत के कार्यकर्ताओं को, क्रांतिकारियों को दिया। लोगों को उसमें पढ़ने का इतना मतलब जोश आया उसके बाद मैगज़ीनी की आत्मकथा पढ़ने, और उसकी जो प्रस्तावना उन्होंने लिखी थी, अंग्रेज़ों ने उसको बैन कर दिया। जितनी भी किताबें मिली अंग्रेज़ों को, मतलब एक किताब को बैन कर दिया जो उन्होंने आत्मकथा लिखी थी मैगज़ीनी की, और जिसकी प्रस्तावना उन्होंने खुद लिखी थी, उसको बैन कर दिया। लेकिन तब तक सारे कार्यकर्ताओं में जो थी वो पुस्तक पहुंच चुकी थी, काफ़ी जगह वो बिक चुकी थी। तो ऐसे करके फिर उन्होंने क्या किया, 1857 का, जिसमें जो अंग्रेज़ों ने बोला था कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो महज एक सैनिक विद्रोह था, कोई क्रांति नहीं थी। लेकिन सावरकर जी ने जब उसका अध्ययन किया तो उन्हें पता चला और उन्होंने अपनी किताब लिखी कि वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें पूरा भारत एक साथ होके, इकट्ठा होके अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मिल के लड़ा था, और ये बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने
थोड़ा सा चतुराई से और उसको ऐसा लिख दिया कि बस छोटा सा सैनिक विद्रोह था और उसको हमने दबा दिया, जिसको म्यूटनी बोलते हो ऐसा बोल रहे थे और ऐसा ही आगे पढ़ाया भी गया। लेकिन सावरकर जी ने उसको बदल दिया और उसका एक एक सत्य जो था उस किताब में लिखा, जो 1800 स्वतंत्रता संग्राम का था, जिसका नाम था 1800 स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ऐसी पुस्तक लिखी। जब वो उन्होंने पुस्तक लिखी तो उस पुस्तक को मतलब छपने से पहले उसको अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दिया। पुस्तक को भारत में नहीं पहुंचने दिया। कैसे कैसे करके उनके जो मित्र थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जो थे और लाला हरदयाल जी थे, उन्होंने शायद हांगकांग या ताइवान में छपी थी, विदेश में ही छपी थी उसकी प्रतियां, फिर अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बैन कर दी थी। तो भारत आई, भारत में भी वो पुस्तक छपी, कार्यकर्ताओं तक पहुंची, जो इतने भी क्रांतिकारी थे सब ने। फिर उसका बाद में काफ़ी एडिशन भी छपे। भगत सिंह ने भी उनका एडिशन छापा था, सुभाष चंद्र बोस ने भी उस किताब का एडिशन छापा था। ऐसी बहुत सी प्रतियाँ गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको छपने से पहले, जो एक बहुत बड़ी क्रांति थी, पूरे भारत के लोग उसमें इकट्ठा होकर मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़े थे। उन्होंने उसको, उनको पता था कि इसका सच जब सामने आएगा तो पूरा भारत फिर से इकट्ठा हो जाएगा और कहीं ऐसा ना हो, तो इसलिए उनको पहले से ही वो कर दिया था। इसी बीच वो फ्री इंडिया सोसाइटी का काम अच्छा चल रहा था उसमें। तो उनके एक बेटा था, उसका देहांत हो जाता है और जो किताब छाप रहे थे उनके बड़े भाई को प्रतियां मिली थी, वो भी जेल में चले जाते हैं। उनकी संपत्ति वगैरह कुर्क कर दी जाती है और घर में जो महिलाएं थी उनको भी निकाल दिया जाता है और बड़े भाई साहब को जेल में डाल दिया जाता है, सिर्फ किताब को छापने के लिए कि उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ऐसा करके। तो ऐसा सब जब सारी फ्री इंडिया सोसाइटी के लोग बैठे हुए थे तो मदन लाल ढींगरा भी वहाँ पर थे और उन्हें लगा कि ये गलत हो रहा है, ऐसा कैसे किसी किताब को छपने के लिए लोग रोका जा सकता है और बिना किसी मुकदमे के उनके भाई को कैसे संपत्ति को कैसे कुर्क कर दिया जाता है और उनके भाई को कैसे जेल में डाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो करजन वैली था उसमें उन्होंने उसको पूरे ऐसे समारोह हो रहा था, उन्होंने उसको मार दिया, मदन लाल ढींगरा ने मार दिया। और फिर वो पकड़े गए, उन्होंने खुद ही अपनी गिरफ्तारी दी और उनको फांसी की सज़ा हुई, उसमें उनको फांसी मिल गई। ऐसा ही एक अभिनव भारत का उनका कार्यकर्ता था इंडिया में, उन्होंने उसमें जैक्सन था, पुणे का जो गवर्नर था अंग्रेज़ों का, जैक्सन था, वो भी काफ़ी अत्याचार करता था अंग्रेज़ों का, ऐसा था, उन्होंने उसको मार दिया। तो अभिनव भारत का वो भी पकड़े गए, फिर उनको भी फांसियाँ हो गई, उनके भाई को पकड़ लिया गया। फिर जब मदन लाल ढींगरा ने लंदन में उसको मारा, करजन वैली को, तो उनका वारंट निकाल दिया पकड़ने का, गिरफ्तार हुए वो लंदन में। उसके बाद उनका जो मुकदमा था उन्होंने कहा लंदन में नहीं चला के बोला भारत शिफ्ट कर दिया, तो उनको भारत ले जाया गया। उन्हें पता था कि भारत में ले जाके उनको भी वैसे ही जेल में डाल देते बिना किसी सुनवाई के, ऐसा करके, क्योंकि वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं थी भारत में, ना उनकी तरफ से कोई वकील ऐसा करके दिया जाता था। लेकिन वो गए तो जहाज़ जा रहा था, तो जिस जहाज़ में उनको इंग्लैंड से भारत ले जाया जा रहा था, वहाँ बीच में एक बंदरगाह पड़ती है, फ्रांस के नज़दीक थी, तो वो उससे कूद के भागने की कोशिश की, उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्र में चलते जहाज़ से छलांग लगाई थी। छलांग लगा के तैरते हुए फ्रांस में पहुँच गए, फ्रांस की भूमि में पहुँच गए और उन्होंने शरण मांगी वहाँ। लेकिन पीछे से अंग्रेज भी आ गए, तो गोलियाँ भी चली थी, वो पकड़े गए दोबारा से। फ्रांस में वो पहुँच चुके थे और जहाँ पर वो फ्रांस में पहुँचे थे, कुछ वहाँ पर फ्रांस सरकार ने, जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ पर उनका स्तंभ बनाने का ऐसा करके उन्होंने लिखा था कि हम यहाँ पर जहाँ पर वो पहुँचे थे वहाँ उनका स्तंभ बनाएंगे उनकी यादगार के लिए, बल्कि वो अपने पैसे से बनाएंगे वो। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वहाँ पर उसमें उनको मना कर दिया था बनाने के लिए, बल्कि फ्रांस सरकार अपने पैसे से, आज पता नहीं वहाँ पर उनका सपूत बने या कुछ ना कुछ उनका बना ही होगा वहाँ फ्रांस के तट पर जहाँ पर वो पहुँचे थे। लेकिन उस समय हमारी सरकार ने मना कर दिया था, मतलब इतनी ईर्ष्या उनसे थी क्रांतिकारियों से। उसके बाद
पकड़े गए, फिर भारत लेके आए। भारत में जब मुकदमा चला वो विशेष अदालत में चला मुंबई की, उसमें 3 जुडिशर थे, 3 जज थे, जिसमें जो क्रांति जो सावरकर जी थे उनको अपील वगैरह करने की, दलील देने की कोई वो नहीं थी, उनकी तरफ से वकील नहीं होता था, कुछ नहीं, एक तरफा सुनवाई हुई। उसमें 2 मुकदमे चले उनके। पहला मुकदमा कि इनके जो मित्र थे अभिनव भारत के या ऐसे करके, उन्होंने उनको उकसाया, उनको मारने के लिए, अंग्रेज़ों को मारने के लिए उकसाया, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी। दूसरा मुकदमा चला कि उनके घरों की जब तलाशी ली गई तो उसमें इंग्लैंड से भेजते थे वो पिस्टल वगैरह, बम बनाने के पर्चे वगैरह भेजे, पूरे बम बनाने के पर्चे मिले, ये मिले, और ऐसी ऐसी अलग अलग गतिविधियाँ, किताबें लिखते थे जिससे अंग्रेज़ी सरकार को हानि हुई बहुत। ऐसा दूसरा मुकदमा चलाया। उनकी तरफ से तो कोई सुनवाई नहीं थी, ना कोई वकील था, वो तो एक विशेष अदालत थी जिसमें उन्होंने बस फैसला सुनाना था। तो उनको 2 मुकदमे चले गए, दोनों में उम्र कैद हुई 25-25 साल की। एक ही आदमी को, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ, एक आदमी को 2 उम्र कैदें हुई, दोनों मुकदमे एक उम्र का, टोटली 50 साल। और 50 साल उन्होंने कहाँ काटने थे, काला पानी भेज दिया उनको, काला पानी उनको भेज दिया। 1911 में वो काला पानी पहुंच गए, और काला पानी की जो जेल थी वो मतलब एक तरफ से थी, वहाँ पर जो भी क्रांतिकारी जाता था वो जिंदा वापस बहुत कम आते थे, इतना वहाँ से उनसे काम करवा लिया जाता था। कोई वो रहने की व्यवस्था ढंग से नहीं थी, सिर्फ काम करना, नारियल का तेल निकालना, 30-30 पाउंड एक दिन में तेल निकालना, छिलके निकालने। तो उनको वैसे करके, जो नहीं कर पाया उनको खाना नहीं देना, मारना, अत्याचार, ऐसा करके, ऐसा जैसे कैदियों से सलूक किया जाता था वैसा वो उनके साथ सलूक किया जाता था। लेकिन उन्होंने अपनी गतिविधि छोड़ी नहीं, वहाँ पर भी उन्होंने काम किया, वहाँ पर तेल निकाला, 30-30 पाउंड तेल निकाला। और उनके बड़े भाई साहब भी वहीं थे, बड़े भाई साहब भी उनको भी उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ऐसे मुकदमे चला के झूठे काला पानी भेज दिया था। तो दोनों भाई